हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आज लेकर आए हैं जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है। क्या कह रहा है, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांत में मुख्य भेद क्या है। तो लेव वाइगोस्की और पियाजे जो है वो अलग अलग नहीं थे, लेकिन ये था कि वो दोनों रचनावादी भी थे और बच्चे को एक्टिव होने की बात करते हैं। जब बच्चा एक्टिव होता है तो दोनों लोग एक ही सहमत होते हैं। ज़्यादा भेद नहीं थे, कुछ ही भेद थे। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि बच्चे की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ और रचनात्मक है। तो उन्होंने अभी हमने आपको बताया कि जो है बच्चे को क्या कहते थे कि वे दोनों कहते थे कि बच्चा रचनावादी हो और एक्टिव भी होना चाहिए। रचनावाद की दोनों बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है क्योंकि दोनों सहमत हैं। बी क्या कह रहा है कि बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखते थे। तो वो जो दोनों क्या थे, बच्चा जो था उसको सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी देखते थे। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है, भाषा और सोच के बीच संबंध है। तो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया में समझ सरल और जटिल होनी चाहिए। तो ये भी हमारा सही है। और क्या पूछ रहा था कि मुख्य भेद कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो है पियाजे और वाइगोस्की में यही डिफरेंस है। क्योंकि जो पियाजे का मानना था वो कहते थे कि थॉट पहले आता है, यानी कि विचार पहले आते हैं बच्चे में और भाषा बाद में होती है। और वाइगोस्की क्या कहते थे कि पहले भाषा का प्रयोग पहले करते थे और जो है विचार बाद में आता। तो यही डिफरेंस था इन लोगों में। तो भाषा और सोच के बीच में उनका संबंध, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है कि वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। ऑप्शन बी कहता है वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। ऑप्शन सी कहता है उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। और ऑप्शन डी कहता है उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न होता है। तो लड़के और लड़कियां, उन्होंने लड़कियों की बात की, लड़कियों को अपने सिद्धांत में बताया ही नहीं, माना ही नहीं है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत किया, तो उन्होंने पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत भी नहीं किया। ऑप्शन बी क्या कहता है कि वे नैतिक विकास में 6 स्तरों को और 2 चरणों को समेटते हैं। तो उनके जो 6 स्तर तो थे, लेकिन 2 चरण नहीं थे, 3 चरण थे। कितने थे? 3 चरण में 6 स्तर उन्होंने बताए हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें कहता है कि उन्होंने हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। उन्होंने क्या बताया है कि जो हिंज की कहानी थी जो कोहलबर्ग ने बताई है, जिसमें उसकी वाइफ बीमार होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो पहले सोचता है, नैतिक दुविधा होती है उसको कि मैं दवाई जो होता है वो चुराऊँ या ना चुराऊँ। तो वो नैतिक दुविधा में ही वो फंसा रहता है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बच्चों की हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति को देकर शोध किया। कि कभी कभी होता है हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते और सोचते हैं कि ये कार्य करूं सही है कि गलत है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई। तो ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। तो कल ही हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे वाइगोस्की आ जाए वहाँ पर 3 वर्ड याद रखेंगे, SCL। एस यानी कि सोसाइटी, सी यानी कि कल्चर और एल यानी कि लैंग्वेज। तो ऑप्शन यही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज की यहाँ बात कर रहा है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारण प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है या करती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अनुवांशिक है, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी है, हेरिडिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हेरिडिटी का संबंध जो किससे होता है, परिपक्वता से। किससे होता है? मैच्योरिटी से। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पाठ। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अनुकूलन। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, समाजीकरण। तो जो अनुवांशिकता का संबंध होता है वो कैसा होता है, परिपक्वता से। परिपक्वता यानी कि हेरिडिटी से होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरिडिटी का जो हेरिडिटी किस पे डिपेंड होती है, मैच्योरिटी जो किस पे डिपेंड होती है, हेरिडिटी पे।
तो मानसिकता किससे होगी? परिपक्वता से। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रकृति होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि जो मूल्यांकन है वो उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है गतिशील और प्रमाणित, ऑप्शन बी क्या कहता है वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत, और ऑप्शन सी कहता है गतिशील और मानकीकृत, और ऑप्शन डी कहता है वस्तुनिष्ठ और मानकीकरण। तो प्रमाणिक, तो वस्तुनिष्ठ भी नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक नहीं होना चाहिए, मानकीकृत की तो कोई बात ही नहीं की गई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मूल्यांकन की जो प्रकृति होनी चाहिए वो गतिशील होनी चाहिए, बच्चे के विकास के, जिसमें बच्चे का विकास जो है अच्छी तरीके से हो सके। ऐसा जो है मूल्यांकन की प्रकृति हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक एक्टिव होता है और मतलब वो सीख सकता है, जिसमें उसके जो भी वो सीखे उसमें उसको विकास हो। और अगला क्या कहता है प्रमाणित होना चाहिए। तो प्रमाणित इसलिए, मूल्यांकन प्रमाणित इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे के मार्गदर्शन में बहुत सहायता प्रदान करता है। क्योंकि जब बच्चा ये होता है कि प्रमाणित इसलिए होना चाहिए कि अगर 10 मार्क्स का आपका वो है टेस्ट है तो उसमें बच्चा कितने % मार्क्स, मतलब कितना वो मार्क्स ला पा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम अगर नहीं ला पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम अच्छा उसको सहायता देंगे। और जो है इसीलिए जो है मूल्यांकन हमारा क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है, क्या कह रहा है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यानी कि रूढ़वादिता की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, जेंडर बेस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा कहता है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या कहता है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़वादिता को प्रकट कर रहा है। और ऑप्शन सी कहता है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। और ऑप्शन डी कहता है जाति भेदभाव का परिचायक है। तो जातिवाद की कोई यहाँ बात नहीं की गई, जीव वैज्ञानिक की बात नहीं की गई। ऑप्शन बी क्या कहता है कि भेदभाव यानी कि रूढ़वादिता में जो धारणा प्रकट हो रही है उसकी बात की गई है कि लड़के जो है लड़कियों जैसे न बने। तो जरूरी नहीं होता है कि जो लड़कियां काम करें वो लड़के ना करें, ये जरूरी नहीं होता। तो इसी की बात यहाँ की जा रही है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रूढ़वादिता की बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 वर्ष का बालक है तो उसमें भाषा का विकास कैसे संसाधित होगा। ऑप्शन ए कहता है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। तो बच्चे की अवहेलना और उपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए, बच्चे की क्या करनी चाहिए, अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों का रूप दे। तो बच्चे को जो है क्या होना चाहिए, जितनी भी प्रत्यक्ष चीज़ें आप दिखाओगे उतना ही बच्चा अच्छा सीखने का प्रयास करेगा। ऑप्शन सी क्या कहता है जब शिक्षक अमूर्त धारणाओं को संदर्भित करके ठोस उदाहरणों का प्रयोग करें। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे को आप उसके संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है और लागू करता है। तो डी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है उसका भावात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास भी निम्न स्तर का है। इस उदाहरण में विकास का कौन सा सिद्धांत परिलक्षित होता है। क्या होता है, एक बच्चा है जिसका शारीरिक रूप से कमजोर है, भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक चारों रूपों से वो कमजोर है। तो यहाँ पे कौन सा जो है सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्या कहता है अंतर संबंध का सिद्धांत, और ऑप्शन सी क्या कहता है निरंतरता का सिद्धांत, और ऑप्शन डी क्या कहता है एकरूपता का। तो एकरूपता का जो सिद्धांत होता है वो हमारा पैटर्न पर आधारित होता है। पहले बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं, फिर बड़े होकर उसके दूसरे दांत निकलते हैं, और जब फिर पहले बच्चा छोटा होता है तो वो पहले चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है। तो ये हमारा जो एकरूपता का सिद्धांत होता है वो पैटर्न पर आधारित होता है। और उसे हमने आपने पिछली क्लास में बताया था निरंतरता का सिद्धांत, तो जो विकास होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि इंटर रिलेशन की बात कर रहा है कि उसका जो शारीरिक है, भावात्मक है, सामाजिक है और मानसिक जो चीज़ें हमारी हैं वो इंटर रिलेशन से सब
अंतर संबंध से जुड़ी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। शारीरिक, भावात्मक और जो सामाजिक होता है सब विकास, ये हमारा इंटर रिलेशन से जुड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? क्या कह रहा है? वह कौन सी समस्या समाधान की प्रक्रिया है जहाँ चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा है, विधि का अनुसरण किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हम किसी चीज़ को कभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ को कभी हम फॉलो करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप, अरे जैसे एक मैथ का क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूला बेस्ड होता है, पहले हम उसको फार्मूला ऐड करेंगे, फिर उसमें जो है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने संख्याओं को ऐड करेंगे, फिर जो हमारा आंसर होता है वही क्या होता है? हमारा स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो पहला है अनुरूपी सोच, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? अनुमानी, प्रत्यक्ष और त्रुटि, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? कलन विधि। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? कलन विधि। क्या बोलते हैं? कलन विधि। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहाँ स्टेप बाय स्टेप की बात की जाए, चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाए, वहाँ पे कौन सी विधि होती है? हमारी कलन विधि। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? जटिल और व्यापक हो तो सरल और व्यापक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और व्यापक। ये हमारा गलत हो जाएगा। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन सी क्या कहता है? अवस्थित और असंगठित भी नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है उसके सामाजिक संदर्भ से भिन्न होनी चाहिए। तो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ी होनी चाहिए, व्यवस्थित और संगठित होनी चाहिए, सरल और व्यापक होनी चाहिए। तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके मौजूदा ज्ञान से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं वही उसको जो है विद्यार्थी को सीखने में बेहतर बनाती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि छात्र का सामाजिक संदर्भ होना चाहिए। तो ये बात तो करेक्ट है कि छात्र जो है अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। और उसमें क्या कहता है? ऑप्शन बी क्या कहता है? छात्र की आयु, यानी कि वो अपनी आयु के अकॉर्डिंग सीखता है। पहले वो छोटा होता है तो घर में सीखता है, फिर बड़ा होता जाता है बाहर सीखता है। तो ये भी हमारा कारण जो है सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक अवधारणा को पढ़ने के लिए शैक्षिक रणनीति होनी चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक रणनीति के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहले हम प्राइमरी जूनियर में होते हैं, फिर अपर प्राइमरी, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे अपनी जो रणनीतियाँ निर्धारित करने लगते हैं। तो ये भी हमारे प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन डी क्या कहता है? छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विकास। तो छात्र की जो क्षमता होती है उसके बारे में जो शिक्षक होता है वो मतलब जानता रहता है कि ये बालक क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, इसको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो ये शिक्षक जो है सब कुछ जानता होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारे चारों करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन थे हमारे ये प्रभावित करते हैं सीखने के लिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस विकास के क्षेत्र में लागू होता है? शीर्षगामी कल ही हमने आपको बताया था कि जो शीर्षगामी विकास होता है वो हमारा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है। कैसा होता है? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में ये होता है कि जो विकास होता है जो हमारा शीर्षगामी, उसको सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? जैसे ये हमारा ऊपर जो सिर जो होता है हमारा ऊपर होता है, तो वहाँ से जो नीचे का विकास होता है ये होता है हमारा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हेड से टॉय यानी कि सिर से पैर की तरफ हमारा जो है शीर्षगामी में विकास होता है। तो उसी में पूछ रहा है कि जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है वो विकास के किस क्षेत्र पे लागू होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि गामक विकास, ऑप्शन बी क्या कहता है? भाषा विकास, ऑप्शन सी क्या कहता है? संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन डी क्या कहता है? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास की कोई बात नहीं की गई, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके जो है शीर्षगामी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल की बात वो कर रहा है कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ जा रहा है। तो नैतिकता की कोई बात नहीं की गई, संज्ञानात्मकता की भी कोई बात नहीं की गई, और भाषा की तो बात की ही नहीं गई।
तो गामक यानी कि मोटर, उसका जो विकास हो रहा है तो गामक विकास होगा। शीर्षगामी सिद्धांत के विकास में कौन सा क्षेत्र है? गामक विकास, जिसको क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोटर डेवलपमेंट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? क्या कह रहा है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? संवेदनशील अवस्था यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है। संवेदनशील अवस्था किसको कहते हैं? सेंसिटिव पीरियड जो हमारा होता है उसी में वैसे संवेदनशील अवस्था होती है। ऑप्शन ए क्या कहता है? जन्मभूमि का समय। तो जन्मभूमि का समय नहीं होता संवेदनशील अवस्था में। ऑप्शन बी क्या कहता है? प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन सी क्या कहता है? मध्य बचपन। और ऑप्शन डी क्या कहता है? युवावस्था। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो हमारा वो अर्ली चाइल्डहुड की बात करता है। किसकी बात करता है? अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 वर्ष का जब बालक होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था। इसी में व्यक्ति जो है संवेदनशील अवस्था में होता है। और अर्ली चाइल्डहुड की ये बात, प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अर्ली चाइल्डहुड वर्ष कितना वर्ष होता है? 2 से 6 वर्ष। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिवेश पर आधारित होते हैं? क्या कह रहा है कि जब लॉरेंस कोहलबर्ग थे उनका जो नैतिक चिंतन का जो शुरुआती परिप्रेक्ष्य था वो किस पर आधारित होता है? तो हमने आपको बताया था कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक चरण और दूसरा क्या है? पारंपरिक चरण। और तीसरा क्या है? उत्तर पारंपरिक चरण। उन्होंने 3 चरण बताए हैं और 6 स्तर बताए हैं। तो यहीं पे उसी 3 चरण की हम बात कर रहे हैं। पहला उनका 3 चरण में उन्होंने पहला चरण क्या बताया? पूर्व पारंपरिक चरण। और दूसरा क्या है हमारा? पारंपरिक चरण। और तीसरा क्या है? उत्तर पारंपरिक चरण। तो उसी में हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? जो हमारा नैतिक चिंतन होता है वो जो है शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर किस चरण में आधारित होता है? तो 3 चरण उन्होंने बताए, हमने आपको 3 चरण बताए। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि जब व्यक्ति नैतिक चिंतन का शुरुआती जो है व्यक्ति जब नैतिक चिंतन के लिए प्रवेश हो जाता है तो वह हमारा कौन सा चरण होता है? ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक चरण। यानी कि जो हमारा दूसरा चरण होता है, 3 चरण होते हैं तो दूसरा जो हमारा पारंपरिक चरण है वही हमारा नैतिक चिंतन का शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, उसी में व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपना अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में सम्मिलित करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पियाजे ने बताया जो नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो जो समायोजन होता है वो हमारा क्या होता है कि जब कोई परिवर्तन किया जा सके, यानी कि जब हमारा ज्ञान होता है उसमें कोई चेंज किया जा सके, तो वहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? समायोजन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में ही शामिल करने की बात कर रहा है, कोई चेंज की बात नहीं कर रहा। अगर चेंज की बात करता तो समायोजन होता, और चेंज की बात नहीं कर रहा है तो ये कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आत्मसातीकरण। क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर कहता कि पुराने ज्ञान में कुछ चेंज करना हो तो क्या होता हमारा? परिवर्तन। यानी जब चेंज करते तो कोई परिवर्तन करते ना, तो उसको क्या बोलते हैं? समायोजन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में ही शामिल कर रहा है वो, और उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहीं से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से घुमा के यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा। जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे उतने ही, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा के देता है, तो बस आपकी समझ पे आधारित होना चाहिए। इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।